नमस्ते दोस्तों, मैं अमन शर्मा। आप सभी कैसे हैं? आज अपन राजस्थान के इतिहास में प्राचीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे। हमारी प्राचीन सभ्यताएं कौन कौन सी है और उनसे जुड़े हुए तथ्यों के बारे में। लेकिन सभ्यता को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इतिहास के बारे में जान लेते हैं। इतिहास को अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल, नंबर 2 है अध ऐतिहासिक काल और नंबर 3 है ऐतिहासिक काल। यानी इतिहास को हम 3 भागों में डिवाइड कर लिया। प्रागैतिहासिक काल के अंदर कि मानव सभ्यता का जो विकास हुआ था वो प्रागैतिहासिक काल के अंदर लेंगे अपन। और इस काल में किसी प्रकार की लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ऐतिहासिक काल, इसमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन वो अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। यानी ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो लिपि इस्तेमाल की जाती थी वो अभी तक हम लोग उसको पढ़ नहीं सके हैं। यानी लिखित साक्ष्य प्लस अपठनीय, यानी ये लिखित साक्ष्य तो मिले लेकिन हम अभी तक उनको कहीं पढ़ नहीं सके हैं। तो हमारी जो प्राचीन सभ्यता है जैसे सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह है वो अध ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। यानी हम जो सभ्यताएं पढ़ेंगे वो अध ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आएगी। और ऐसे क्वेश्चन पूछ भी ले कि हमारी जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है कौन से काल के अंतर्गत आती है, तो अध ऐतिहासिक काल। अब तीसरा है ऐतिहासिक काल। इसमें हमें लिखित साक्ष्य भी मिले और हम उसको पढ़ भी सकते हैं आसानी से। यानी लिखित साक्ष्य भी है पठनीय भी है। एक बार फिर से देख लेते हैं अपन इतिहास को अपन 3 भागों में बांटते हैं। प्रागैतिहासिक काल, अधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में किसी प्रकार के लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है क्योंकि उस टाइम में सब मानव का विकास हो रहा था, तो लिखित साक्ष्य तो मिलने के कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि तब तक मानव का पूरी तरीके से विकास ही नहीं हुआ था, तो लिखना पढ़ना कहाँ से जानेंगे। अच्छा, ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले लेकिन पढ़ नहीं सके हैं। जैसे अपनी सिंधु घाटी सभ्यता है तो उसमें जो सभ्यता के उत्खनन के दौरान जो लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए थे हम आज तक उसको पढ़ नहीं सके हैं। अमूमन क्या है कि जो इसमें जो लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो क्या है कि जैसे उर्दू में लिखते हैं ना, उल्टे से सीधा इस तरफ लिखे हुए हैं, जैसे दाएं से बाएं की तरफ, इस हिसाब से लिखे हुए हैं। अच्छा, कुछ जगह से मिला है दाएं से बाएं, बाएं से दाएं और बाएं इस हिसाब से, यानी सांप के आकार में, जिसको अभी तक पढ़ नहीं थी। हाँ, आगे क्या बता भविष्य में पढ़ लें, लेकिन अभी तक तो क्या बोलते हैं अपने आप में अनोखी लिपि है। इसको अपन वैज्ञानिक और पुरातत्व विभाग वाले कोशिश कर रहे हैं पढ़ने की, लेकिन अभी तक तो कामयाबी नहीं मिली है। भविष्य का पता नहीं। ऐतिहासिक काल में जिसमें लिखित साक्ष्य मिले पढ़ भी सकते हैं अपन, जैसे कि पुराना राजा महाराजाओं के क्या कि वो क्या बोलते हैं वो ताम्रपत्र और वगैरह ये सब। अच्छा, अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं हमारी राजस्थानी प्राचीन सभ्यता में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजस्थानी प्राचीन सभ्यता में कालीबंगा के बारे में, जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आती है। तो पढ़ते हैं अपन कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। हनुमानगढ़ गंगानगर वालों को तो पता ही होगा। तो ये पीलीबंगा तहसील के अंतर्गत आती है। यह पीलीबंगा से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर है और हनुमानगढ़ से लगभग 40 किलोमीटर दूर है, हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से। तो कालीबंगा नाम कैसे पड़ा इस सभ्यता का? कालीबंगा सभ्यता का नाम पड़ा काली चूड़ियों के आधार पर।
काली चूड़ियों के आधार पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी उत्खनन के दौरान काली चूड़ियां मिली थी, इसलिए इसका नाम काली चूड़िया बोला। काली का मतलब तो काली हो ही गया। बंगा यानी बंगा पंजाबी भाषा में चूड़ियों को बंगा कहते हैं। यानी पंजाबी भाषा में बंगा को चूड़ियां कहते हैं, इसलिए इस जगह का नाम काली बंगा पड़ा है, क्योंकि यहाँ काली चूड़ियां प्राप्त हुई है। अब इसकी खोज इसके बारे में इस कालीबंगा के बारे में सबसे पहले एल.पी. टेसीतोरी कालीबंगा के बारे में सबसे पहले एल.पी. टेसीतोरी यानी लुइस पी टेसीतोरी, जो इटली के नागरिक थे और महाराजा गंगा सिंह जी के टाइम बीकानेर रियासत में इन्होंने चारण साहित्य पर शोध किया था। इनकी छतरी भी बीकानेर में बनी हुई है। तो सबसे पहले इन्होंने कालीबंगा सभ्यता के बारे में बताया, लेकिन खोज सबसे पहले 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। 1952 में यानी कालीबंगा की सबसे पहले तो बताया था एल.पी. टेसीतोरी ने, यानी लुइस पी टेसीतोरी ने कालीबंगा सभ्यता के बारे में। और खोज का अगर सवाल आए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहले खोज किसने की, तो वो थे अमलानंद घोष ने 1952 के अंदर। इसके बाद में 1961 से लेकर 1969 के बीच में 8 सूत्रों में इसका उत्खनन हुआ और 1961 से लेकर 1969 तक आठ सूत्रों में इसका उत्खनन हुआ, जिसके अंदर 8 सूत्रों में उत्खनन हुआ जो बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में हुआ। बीबी लाल का हो गया बालकृष्ण लाल, सॉरी बालकृष्ण नहीं, ब्रिजवासी लाल। पहला था यानी ब्रिजवासी लाल, बीबी लाल और एक है बीके थापर। बीके थापर उन्नीस से लेकर 1969 तक 1961 से लेकर 1969 तक बीबी लाल यानी ब्रिजवासी लाल और बालकृष्ण थापर, इन दोनों के निर्देशन में यहाँ उत्खनन कार्य हुआ, विस्तृत तरीके से उत्खनन कार्य हुआ, जिसमें बहुत सारी चीजें भी मिली। तो अब खोज की बात एक बार फिर से देख लेते हैं अपन खोज के बारे में। 1952 सबसे पहले बताया था लुइस पी टेसीतोरी ने, लेकिन खोज की थी 1952 में अमलानंद घोष ने। उसके बाद 1961 से 69 तक 8 सूत्रों में बीबी लाल यानी ब्रजवासी लाल और बीके थापर के निर्देशन में इसका उत्खनन हुआ।
जहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। अब अपन कालीबंगा की विशेषता के बारे में पढ़ लेते हैं। कालीबंगा, आपको वैसे पता ही है कि जितनी भी सभ्यता ही हुई है वो नदियों के किनारे विकसित हुई है। तो कालीबंगा सभ्यता भी घग्गर नदी के किनारे, जो प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी, जो वर्तमान में घग्गर के अवशेष के रूप में विद्यमान है। यानी कालीबंगा सभ्यता वर्तमान की घग्गर नदी के किनारे अवस्थित थी, जो प्राचीन काल में सरस्वती नदी के नाम से जानी जाती थी। यानी जो प्राचीन काल में सरस्वती की नदी के नाम से जानी जाती थी, जो अब इसके अवशेष मात्र बचे हैं, जो एक तरीके से बरसाती नदी ही है, जो घग्गर नदी के किनारे अवस्थित थी। अगर घग्गर नदी, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित थी, तो सरस्वती नदी। अगर ऑप्शन के अंदर सरस्वती नदी नहीं है, घग्गर नदी है, तो अपन घग्गर नदी करेंगे। अच्छा, घग्गर नदी को हम लेटी हुई नदी, मृत नदी, और जैसे अगर ये घग्गर नदी का पानी अगर पाकिस्तान तक पहुंच जाता है तो उसको वहाँ हाकरा भी कहते हैं। ये अपन के राजस्थान की अपन ज्योग्राफी में नदियाँ पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं आपको घग्गर नदी के बारे में विस्तृत बताऊंगा, कहाँ से उसका उद्गम हुआ है, तो कहाँ बहती है, इसका पानी क्या रहता है, इसके उपनाम वगैरह सब कुछ वो मैं आपको तब बताऊंगा। अभी अपन कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की के अंतर्गत आती है। कालीबंगा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आती है। कहते हैं कि ये सभी नदियां सिंधु नदी की सहायक या नदियां थी। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा, सबसे पहले आपको एक नॉर्मल जानकारी बता देता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता के तहत सबसे पहले तो क्योंकि हड़प्पा की खोज हुई थी, उसके बाद मोहनजोदड़ो और अपने जो दोनों पाकिस्तान के अंदर है, उसके बाद में हमने राजस्थान में 1952 में कालीबंगा में इसकी खोज हुई थी। अच्छा, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी, अच्छा तीसरी कालीबंगा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी है। और ये बात किसने कही है, ये एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन आ सकता है कि ये बात की है दशरथ शर्मा ने। कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी का है दशरथ शर्मा ने, ये ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। सिंधु घाटी कालीबंगा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कालीबंगा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, ना कि ग्रामीण सभ्यता है। उत्खनन के दौरान जो सब व्यवस्थाएं मिली, पानी की निकासी वगैरह ये सब है, तो ये एक नगरीय आधार पर बनी थी, तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, ना कि ग्रामीण सभ्यता है। अच्छा, उत्खनन के दौरान पता चला कि यहाँ उत्खनन के दौरान यहाँ किले के अवशेष भी मिले, यानी इसके पश्चिमी टीले।
पश्चिमी टीले से किले के अवशेष मिले हैं। तो अच्छा, और पूर्वी टीले में बस्तियां बसी हुई थी। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इनको क्या है कि एक तरीके से कि दिशा का, और ये आर्किटेक्ट, यानी यहाँ के लोग आर्किटेक्ट का ज्ञान रखते थे। तो उसके आधार पर उन्होंने क्या कि पश्चिमी साइड में किला, यानी ऊंचाई पर, किला हमारा ऊंचाई पर होता है, तो उसके आधार पर बनाया। अगर पूर्व में बनाते हैं तो बस्ती की तरफ अंधेरा रहता है, क्योंकि सूरज को किले की दीवारें कवर कर देती है, इसलिए उन्होंने पूर्व साइड में तो बस्तियां बनाई और पश्चिमी साइड में किले का निर्माण करवाया। यानी पश्चिमी टीले पे किले के अवशेष मिले। पश्चिमी टीले पे किले के अवशेष मिले हैं। कालीबांगा सभ्यता के बारे में एक बात और बताता हूँ कि ये सभ्यता स्वतंत्रता के बाद में खोजी जाने वाली भारत की पहली सभ्यता थी। यानी 1952 में यानी खोज हुई थी, लेकिन स्वतंत्र यानी इससे पहले यानी 1947 से 1952 के बीच में, 47 से 52 के बीच में अन्य किसी भी प्रकार की सभ्यताओं की खोज भारत में नहीं हुई है। ये पहली सभ्यता है। यानी अच्छा क्वेश्चन इसका भी बनेगा कि स्वतंत्रता के बाद में ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसका सर्वप्रथम खोज हुई, तो कालीबंगा सभ्यता। अच्छा, कालीबंगा सभ्यता की विशेषता में यहाँ जुते हुए, हल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले। उत्खनन के दौरान उत्खननकर्ताओं को यहाँ पर कहीं हल से जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। तो अपन यह भी कह सकते हैं कि सबसे प्राचीन जुते हुए खेतों के अवशेष कालीबंगा में मिले। यहाँ अग्निवेदिकाएं यानी हवन कुंड अलग अलग प्रकार के मिले हैं। कुछ गोल हैं, कुछ चबूतराकार मिले हैं। अग्नि यहाँ कालीबंगा सभ्यता में अग्निवेदिका या हवन कुंड मिले हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के लोग बड़े बड़े हवन किया करते थे। और साथ में क्या है कि पशु बलि के अवशेष भी मिले हैं। यानी हवन के साथ साथ ये यहाँ के लोग पशुओं की बलि भी देते थे। इसके अलावा यहाँ के लोग बड़े विकसित थे चिकित्सा के क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ उत्खनन के दौरान एक मानव खोपड़ी मिली है जिसके सर पर 6 छेद थे। यानी खोपड़ी में एक खोपड़ी मिली है, इस टाइप के 6 छेद थे, जिससे अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां के लोग शल्य चिकित्सा में माहिर थे। तो ये भी है कि उस टाइम के लोग भी शल्य चिकित्सा के बारे में जानते थे। आज के टाइम में तो साइंस काफी विकसित हो चुका है, लेकिन उस टाइम के लोग भी सोचने वाली बात है कि चिकित्सा के अंदर कितने अग्रणी थे। वो तो सभ्यता नष्ट हो गई और उसकी लिपि अपन अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, वरना बहुत कुछ पता चलता उस सभ्यता के बारे में अपने को। इसके अलावा वहां जैसे जुते हुए खेत मिले थे, इसके साथ साथ के 2 प्रकार की फसल बोने के अवशेष भी मिले हैं। 2 प्रकार की फसल है, एक तो सरसों, एक है चना।
यानी हल से जोते खेतों के अलावा 2 प्रकार की फसल बोने के साक्ष्य भी मिले हैं, सरसों और चना के।